हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में स्वागत है एक बार फिर से। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिम्स रांची स्टाफ नर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आज अपन सोल्व करेंगे। दोस्तों इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, टेंटेटिव आंसर की। तो अपन इस क्वेश्चन पेपर को पूरा इसके अंदर आज के इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन कॉल पर ज़रूर दबा लें। दोस्तों इसको सब्सक्राइब आपको इसलिए करना होता है ताकि आपको जो भी वैकेंसी के वीडियोस हैं या फिर जो भी पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस हैं या फिर हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको उसका आइडिया लग जाए। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन कॉल पे ज़रूर दबा लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, JSSC रिम्स रांची की आंसर की यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जब शरीर का तापमान कितना होता है तब उष्माघात होता है। क्वेश्चन था आपका, ए हीट स्ट्रोक अकर्स व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज़। तो जो ऑप्शन दिए गए थे 4 ऑप्शन, उसमें से जो करेक्ट आंसर था वो था 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि अधिक बॉडी टेम्परेचर होता है उस कंडीशन के अंदर हीट स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो स्क्रब नर्स होती है उसकी क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 प्रकार की नर्स होती है, एक स्क्रब नर्स और एक सर्कुलेटरी नर्स। तो स्क्रब नर्स का क्या रोल होता है और सर्कुलेटरी नर्स का क्या रोल होता है, तो आपने अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान पढ़ा होगा कि स्क्रब नर्स का क्या भूमिका रहती है, उसकी क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और सर्कुलेटरी नर्स की क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। तो आप इसको हिंदी में जिसको देखना हो वो वीडियो को पॉज करके देख ले। अपन बात कर रहे हैं इंग्लिश वाले की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्क्रब नर्स इन ए ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्क्रब नर्स का जो काम होता है दोस्तों वो होता है टू असिस्ट द सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी एंड सेटअप द स्टेराइल टेबल। यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो स्क्रब नर्स होती है उसका काम होता है कि जो ऑपरेशन होने वाला है उसकी जो टेबल है, स्टेराइल टेबल, वो तैयार कर लेनी है। और साथ में जब सर्जरी होगी उस सर्जरी के दौरान जो सर्जन है उसको असिस्ट करवाने का जो काम होता है वो होता है स्क्रब नर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर था, टू असिस्ट द सर्जन ड्यूरिंग द सर्जरी एंड सेटअप द स्टेराइल टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, किस एजेंसी के वित्तीय लेन देन में संबंधित अभिलेख जैसे कि बजट को कहा जाता है। तो अपन इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। रिकॉर्ड द रिलेटेड टू एन एजेंसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज बजट आर कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं फिस्कल रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड कहते हैं, फिस्कल रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा इनटेक आउटपुट चार्ट का लाभ नहीं है, यानी कौन सा इनमें से इनटेक आउटपुट जो चार्ट अपन बनाते हैं उसका कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट था इम्पार्टिंग नॉलेज ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, इम्पार्टिंग नॉलेज ऑन रीनल फंक्शन, इम्पार्टिंग नॉलेज ऑन पुल्मोनरी फंक्शन एंड इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ फ्लूइड बैलेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अपन इनटेक आउटपुट चार्ट बनाते हैं यानी पेशेंट को कितना इनटेक दिया गया, चाहे बाई माउथ दिया गया, चाहे इंट्राविनसली दिया गया ड्रिप की सहायता से, और आउटपुट कितना यूरिन आउटपुट हुआ, वो सब चीज़ जो इनटेक आउटपुट चार्ट अपन बनाते हैं, कितना आउटपुट आ रहा है, वो सब चीज़ जो बनाते हैं उसका बेनिफिट, उसका एडवांटेज क्या क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, आपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान पढ़ा होगा। तो इसके अंदर बताना है आपको कि कौन सा एडवांटेज उसका नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन का पता चल जाता है आपको, कि नॉलेज पता चल जाता है उसके बारे में कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं। रीनल फंक्शन का पता चलता है इंटेक आउटपुट से कि रीनल फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या फिर नहीं। साथ में फ्लूइड बैलेंस पे अपन मेंटेन करते हैं कि फ्लूइड बैलेंस हो रहा है कि नहीं, यार अपन ने कितना इंटेक दिया उसके बदले में आउटपुट आ रहा है कि या नहीं आ रहा है।
बहुत कम आउटपुट तो नहीं आ रहा है, ओलिगोयूरिया तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें अपन को इनटेक आउटपुट से पता चलती है। तो इसके अंदर पूछा गया था कि कौन सा एडवांटेज एंड कौन सा उसका लाभ नहीं है, एडवांटेज नहीं है। तो इम्पार्टिंग नॉलेज ऑन पुल्मोनरी फंक्शन, क्योंकि इनटेक आउटपुट चार्ट से पुल्मोनरी फंक्शन का पता नहीं चलता है। और इसमें पूछा क्या गया था कि कौन सा लाभ नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायु प्रवाह FV1 और वायु आयतन FVC को मापकर रोगी के श्वसन प्रयास के बारे में जानकारी प्रदान चिकित्सा यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी उपकरण का उपयोग किया जाता है। करने के लिए निम्नलिखित में किस वक्त भौतिक यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर डिवाइस है उसकी सहायता से आप लोग जो है पता लगा सकते हैं वायु प्रवाह। अपन इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेस्ट फिजियोथेरेपी डिवाइस इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स इंस्पायरेटरी एफर्ट्स बाई मेजरिंग द एयर फ्लो एंड देयर एयर वॉल्यूम। यहाँ पे अपने को उस चेस्ट फिजियोथेरेपी डिवाइस का पता मतलब बताना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी डिवाइस कौन सा है जिससे क्या होता है, जिसका यूज किसके लिए आता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट इंस्पायरेटरी एफर्ट और मेजरिंग द एयर फ्लो एंड एयर वॉल्यूम। इन एयर फ्लो और एयर वॉल्यूम को मेजरिंग करने के लिए, मापने के लिए कौन से चेस्ट फिजियोथेरेपी डिवाइस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है इंसेंटिव स्पायरोमीटर डिवाइस। ठीक है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री डिवाइस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों बेसिक साइंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे जंतु कोशिकाओं में मुख्य सूक्ष्म नलिका संगठन के अंदर MTOC कहा जाता है। तो अपन इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेन माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल। यानी जो जंतु कोशिका होती है, जो एनिमल सेल्स होती है, उसमें से मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज सेंटर किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम को। किसको कहते हैं, सेंट्रोसोम को मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा जाता है एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं आपको इंग्लिश में ले चलता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश के साथ हिंदी में आपको बता दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। द proximal connection of metatarsal bones and tarsal bones make up the tarso-metatarsal joint complex commonly referred to as। यानी आप देखते होंगे आपकी जो पाँव की हड्डियां हैं यानी मेटाटार्सल बोन और जो टार्सल बोन, वो दोनों मिलकर के टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट कॉम्प्लेक्स बनाती है, कॉमनली रेफर्ड एज। उसको अपन कौन सा जॉइंट कहेंगे, तो दोस्तों उसको कौन सा जॉइंट कहते हैं, लिस फ्रैंक्स जॉइंट। क्या कहते हैं, लिस फ्रैंक्स जॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे अच्छे से आप देख लें, लिस फ्रैंक जॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जो मेटाटार्सल बोन्स होती है, आपकी जो पाँव की जो बोन्स होती है, मेटाटार्सल और टार्सल। ठीक है, यानी मेटाटार्सल बोन्स का प्रोक्सिमल कनेक्शन और जो टार्सल बोन है उनके बीच में जो जॉइंट बनता है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट कॉम्प्लेक्स, कॉमनली उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, वो लिस फ्रैंक्स जॉइंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश में मैं ले चलता हूँ आपको। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज इज रेस्पॉन्सिबल टू, यानी जो देखिए पेनक्रियाज 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंडोक्राइन और एक दूसरा एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि एक्सोक्राइन पेनक्रियाज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो जो आपका पेनक्रियाज है दोस्तों, जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, उनको सिक्रेट करता है, साथ में ही जो आयंस एंड वाटर है उनको भी सिक्रेट करता है। सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम आयन एंड वाटर इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी आपकी जो GI ट्रैक्ट है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आयंस और जो वाटर का जो सिक्रेशन का जो काम करता है वो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज करता है। ठीक है, 2 प्रकार के पेनक्रियाज होते हैं,
एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। दो प्रकार के का मतलब पेनक्रियास तो एक ही होता है, लेकिन उसके एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट्स होता है। एंडोक्राइन जो है पार्ट्स, जैसे आपको इंसुलिन वगैरह, ग्लूकागोन वगैरह, ये सब सिक्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ए लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी LFT के अंदर, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो दोस्तों LFT के अंदर अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी देखते हैं, एल्बुमिन भी देखते हैं, बिलिरुबिन भी देखते हैं, लेकिन पेप्सिन नहीं देखते हैं। ठीक है, यानी आपको इसमें से ये ध्यान रखना है कि यदि आपको LFT के अंदर कौन कौन जो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ चेक करते हैं वो यदि आपको पता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखेंगे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन, यानी जो हेल्थ एजुकेशन की अपन जो प्लानिंग करते हैं उसकी पहली स्टेप क्या होती है। तो दोस्तों पहली जो स्टेप होती है वो होती है कंडक्टिंग नीड असेसमेंट। क्योंकि अपन जो हेल्थ एजुकेशन किसी को देते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर देते हैं, किसी पर्सन को देते हैं, तो वो वहाँ की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, वो आपको जानना है यानी उसका आकलन करना है, उसकी क्या आवश्यकता है उसको आपको जानना है। उस जानने के बाद में आप उस हेल्थ एजुकेशन आप उसको देंगे। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप होती है हेल्थ एजुकेशन की प्लान करने की, तो वो होती है कि सबसे पहले आप वहाँ का क्या चीज़ की उनको आवश्यकता है, किस टॉपिक पे उनको हेल्थ एजुकेशन देने से उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं का आकलन करना है, यानी कंडक्टिंग नीड असेसमेंट आपको करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग की वो होती है कंडक्टिंग नीड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पॉलिसी यात्री सुरक्षा एम एट, यानी ये जो यात्री सुरक्षा जो पॉलिसी बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो उसका जो मेन उद्देश्य यही है कि जो रेल और जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से जो डेथ होती है उसको आपको प्रिवेंट करना है, यही इस पॉलिसी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से सही आंसर होगा ट्यूबल लाइगेशन, यानी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको लाइगेट कर दिया जाता है। लाइगेट यानी उसको बांध दिया जाता है, और यदि उसको बांध करके काट दिया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन फॉर कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी जो कॉपर इंट्रायूटेराइन जो डिवाइस है उसका इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों। वैसे तो जैसे आप देखते हैं कॉपर टी वगैरह के अंदर आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि ब्लीडिंग का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पेल्विक इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए व्यक्ति या जंतु जो एक वयस्क या यौन रोगजनक से संक्रमित हो गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसको अपन क्या कहते हैं, अंत्य प्रपोस्ट यानी डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, इनडेफिनेटिव डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक द पर्सन और एनिमल हु हैज़ बीन इन्फेक्टेड, यानी एक व्यक्ति या जानवर जो कि इन्फेक्टेड हो गया किससे, एक एडल्ट या फिर सेक्सुअल से। यहाँ पे मैं आपको वापस ले चलता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे थे अपन इन्फेक्टेड विथ एन एडल्ट और सेक्सुअल फॉर्म ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड। तो उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको अपन कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। ठीक है, द पर्सन और एनिमल वो हैज़ बिन इन्फेक्टेड विथ एन, एक व्यक्ति या जानवर जो कि इन्फेक्टेड हो गया है किसी एडल्ट से, फॉर्म ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड। तो उसको अपन क्या कहेंगे, डेफिनेटिव होस्ट अपन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू WHO डिफ़िकल्टी इन सीइंग, हियरिंग एंड वॉकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डायमेंशन, यानी ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी डिसेबिलिटी के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों वो है एक्टिविटी लिमिटेशन। ठीक है, एक्टिविटी लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रॉपिक स्टेक इंडेक्स ऑफ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, यानी जो इन्वायरमेंटल जो इंडिकेटर होता है उसका जो ट्रॉपिक स्टेक इंडेक्स है उसके अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो ऊपर वाले जो तीनों हैं ना, ये तीनों इंक्लूड रहते हैं। टोटल फॉस्फोरस, टोटल नाइट्रोजन, क्लोरोफिल ए कंसंट्रेशन, ये तीनों जो है ट्रॉपिक स्टेट इंडेक्स के अंदर इंक्लूड रहते हैं इन्वायरमेंटल हाँ देख सकते हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर के अंदर। तो जो टोटल कैल्शियम है वो ट्रॉपिक स्टेट इंडेक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, टोटल कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य देखभाल वितरण संकेतक नहीं है। आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यानी इनमें से कौन सा हेल्थ केयर डिलीवरी का इंडिकेटर नहीं है। तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर नर्स रेशियो, पॉपुलेशन बेड रेशियो, ये सब क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी के इंडिकेटर है। लेकिन जो पॉपुलेशन डिजीज रेशियो है वो हेल्थ केयर डिलीवरी का रेशियो नहीं है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर के अंदर अपन देखते हैं कि डॉक्टर यानी कितनी पॉपुलेशन पे कितना डॉक्टर होना चाहिए, अभी 8% में कितने हैं, साथ में डॉक्टर और नर्स का क्या रेशो होना चाहिए, पॉपुलेशन और बेड यानी कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड होने चाहिए। तो ये जो रेशियो अपन देखते हैं तो ये हेल्थ केयर डिलीवरी के इंडिकेटर है, जबकि पॉपुलेशन डिजीज रेशियो जो है हेल्थ केयर डिलीवरी का इंडिकेटर नहीं है। और इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं ग्रीन वाला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल इज़ कॉल्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ जो डेथ है एक किसी दिए हुए टाइम इंटरवल के दौरान जो जितनी डेथ होती है उसको अपन क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको अपन क्या कहते हैं, CDR, क्रूड डेथ रेट। क्या कहते हैं, क्रूड डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्रूड डेथ रेट। और यदि यहाँ पे डेथ की जगह क्या आता, बर्थ आता, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर काउंसलिंग, यानी जो नॉन वर्बल बिहेवियर जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर सोलर की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसिंग द क्लाइंट, यहाँ पे देखिए फेसिंग द क्लाइंट, S फॉर स्क्वायरली, O फॉर ओपन पोस्चर, L फॉर लर्निंग टूवर्ड्स और E फॉर आई कॉन्टैक्ट और जो R फॉर यानी रिलैक्स्ड स्टेट। तो ये मतलब होता है नॉन वर्बल बिहेवियर काउंसलिंग के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो सोलर है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे यही है कि जो क्लाइंट है उसको स्क्वायरली बैठाना है, फेस कराना है, सॉरी, फेसिंग द क्लाइंट स्क्वायरली, उसका जो पोस्चर है वो ओपन पोस्चर, लर्निंग टुवार्ड्स द क्लाइंट्स और आई कांटेक्ट और रिलैक्स स्टेट, ठीक है, ये मतलब होता है सोलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31, ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग dietary data and using a context specific food list to estimate the usual diet and understand the relationship between consumption pattern and health outcome is called, हिंदी में देख लो भाई इसको, सामान्य आहार का आकलन करने तथा उपभोग पैटर्न और स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध को समझने के लिए आहार संबंधी डेटा एकत्रित करने और संदर्भ विशिष्ट खाद्य सूची का उपयोग करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, खाद्य आवर्ती प्रश्नावली विधि, ठीक है। हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में वापस देख लो। मेथड यानी विधि, ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाइटरी डाटा, यानी जो आपको
डाइट से रिलेटेड जो डेटा है उनको कलेक्ट करने का जो मेथड है, यूजिंग ए कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक फूड लिस्ट, जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक फूड लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, टू एस्टिमेट द यूजुअल डाइट, यानी जो यूजुअल डाइट है, जो सामान्य डाइट्स है उसको एस्टिमेट करने के लिए, और साथ में ही अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन पैटर्न हेल्थ आउटकम्स, यानी कितना कंजप्शन पैटर्न है उसका और उसका क्या हेल्थ आउटकम्स आने वाला है, तो उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अपन कहते हैं फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर मेथड। क्या कहते हैं? फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ देख सकते हैं, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पब्लिश, यानी कौन से ईयर के अंदर, जो अपन देखते हैं ना कि कितनी डाइटरी अलाउंस चाहिए, कितना रिकमेंडेशन चाहिए, तो ये पब्लिश कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था 1943, 1943 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश वाला देख लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज ए कॉमन कॉज ऑफ फैटी डायरिया, यानी इनमें से कौन सा जो है कारक है जो कि फैटी डायरिया कोज करता है? तो दोस्तों सीलिएक डिजीज़ के अंदर आपको फैटी डायरिया देखने को मिलता है। कौन सी डिजीज़ के अंदर? सीलिएक डिजीज़ के अंदर। तो ये ध्यान रखना, सीलिएक डिजीज़ के अंदर फैटी डायरिया आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी जो इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? इंट्रा सेल्यूलर, यानी जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से जो करेक्ट आंसर है कि दोस्तों जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसके अंदर जो फॉस्फेट और जो मैग्नीशियम है उसकी मात्रा जो है वो अधिक होती है, उसका जो लेवल है वो हाई होता है फॉस्फेट और मैग्नीशियम का। किसके अंदर भाई? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्राइज ऑफ, यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर क्या आता है? 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो। मैक्रो के अंदर अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आते हैं दोस्तों? मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मायोकार्डियम इनटू द कार्डियक चैम्बर, यानी डी मायोकार्डियम, यानी जो आपकी हार्ट की जो मसल्स है मायोकार्डियम, उससे डीऑक्सीजनेट जो ब्लड है वो कार्डियक चैम्बर तक कौन सी जो वेन है वो रेस्पॉन्सिबल है? तो दोस्तों कोरोनरी वेन। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरोनरी जो वेन होती है वो अपना जो हार्ट होता है, यानी अपना जो दिल होता है, जो अपना हार्ट होता है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कार्डियक चैम्बर तक लेके आती है, कोरोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 37, विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी वेंट्रल एंड डोर्सल पोर्शन के अंदर कौन सा प्लेन डिवाइड करता है? तो दोस्तों वो करता है कोरोनल प्लेन। ठीक है। कौन सा प्लेन? कोरोनल जो प्लेन है वो आपकी बॉडी को एंटीरियर यानी आगे और पीछे की तरफ डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, यानी ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए और इक्विलिब्रियम यानी समान बनाने के लिए? कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन का? तो वो होता है दोस्तों सेरिबेलम। कौन सा पार्ट? सेरिबेलम। यहाँ पे 2 है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है? सेरिबेलम जो है आपका रेस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस, पोस्चर और इक्विलिब्रियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लीनिंग द आई फ्रॉम द इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, यानी जो अपन आई को क्लीन करते हैं दोस्तों, तो आई के अंदर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ये आपकी आई हो गई, इस आई यहाँ पे आपका नोज हो गया। ठीक है। ये दोनों आई हो गई,
ठीक है। तो ये तो हो गया इसका इनर कैंथस और ये हो गया इसका आउटर कैंथस। तो यहाँ पे ये बताना है कि अपन जो आई को इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ जो क्लीन करते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है भाई। तो उसका जो पर्पज़ होता है टू प्रिवेंट लेक्राइमल पंक्शन इन्फेक्शन, ठीक है। यानी लेक्राइमल जो इन्फेक्शन है, यानी अश्रु जो है, अश्रु ग्रंथि के अंदर जो इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए अपन ऐसा करते हैं ना। पंक्शन क्या होता है, जो रंध्र होते हैं यानी जहाँ से आंसू निकलते हैं, रंध्रक, ठीक है। तो उसका इन्फेक्शन नहीं हो जाए इसलिए अपन क्या करते हैं, इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ क्लीन करते हैं आई को। इसका भी ध्यान रखना क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है कि आई को अपन इनर कैंथस से करते हैं एक आउटर कैंथस से करते हैं। तो इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ आई को क्लीन किया जाता है और उसका जो मेन पर्पज़ होता है ताकि जो लेक्राइमल जो फंक्शन है उसका इन्फेक्शन नहीं हो, यानी जो आंसू की जो अपनी अश्रु ग्रंथि है उसके जो रंध्रक होते हैं यानी जहाँ से आंसू निकलते हैं उसका इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए अपन जो है इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ आई को क्लीन करते हैं। विच ग्रेड ऑफ प्रेशर सोर कोजेज डैमेज टू द स्किन टिश्यू मसल्स एंड बोन। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे कि प्रेशर सोर के भी ग्रेड होते हैं ना, तो इसमें बताना है कि कौन सी ग्रेड के अंदर स्किन टिश्यू और मसल्स और बोन ये सब जो है डैमेज हो जाते हैं प्रेशर सोर के अंदर। तो ग्रेड 4 के अंदर ऐसा होता है, ग्रेड 1 2 3, तो ग्रेड 4 के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको समझ में आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन विच ईयर वाज द प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड टू इम्प्रूव इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। को इम्प्रूव करने के लिए जो स्वच्छ भारत अभियान कौन से ईयर के अंदर स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो 2014 के अंदर स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ए सिस्टम विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग द टोटल फूड सिस्टम फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू कंजप्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस इज कॉल्ड। यानी वो कौन सा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मॉनिटरिंग ऑफ टोटल फूड सिस्टम फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू कंजप्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस। यानी भोजन की वजह से जो बीमारियां हैं वो ना हो उसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क है वो आपको बताना था। तो दोस्तों वो उसके अंदर जो सही आंसर है वो है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हैजार्डस मटेरियल और वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जो अपनी जैसे वेस्ट जो होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, उसके अंदर कैटेगरी अलग अलग होती है। तो आपने यदि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें डलती है नहीं डलती है, वो सब चीज़ आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो बायोमेडिकल वेस्ट एक बार टॉपिक आप लोग पढ़ लेना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हैजार्डस मटेरियल, यानी जो हैजार्डस मटेरियल जो वेस्ट है जिनको हाई टेम्परेचर पर अपन बर्न करते हैं, जलाते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंसिनरेशन। क्या कहते हैं उसको, इंसिनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स emphasizes the delivery of external air to each part of the space and the removal of the airborne pollutant generated in each part of the space in an efficient manner। तो उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, एयर डिस्ट्रीब्यूशन और एयर फ्लो पैटर्न, ठीक है। यानी एयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो एयर फ्लो का जो पैटर्न है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एम्फसाइज द डिलीवरी ऑफ एक्सटर्नल एयर टू ईच पार्ट ऑफ द स्पेस एंड द रिमूवल ऑफ एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स जनरेटेड इन ईच पार्ट ऑफ द स्पेस इन एन एफिशिएंट मैनर। तो उसको अपन क्या कहते हैं, एयर डिस्ट्रीब्यूशन, एयर फ्लो पैटर्न। यानी अपन देखते हैं ना वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है
क्योंकि वेंटिलेशन के अंदर जो एयर फ्लो है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो अपन कहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, रूम वेल वेंटिलेटेड होता है, तो वो कहीं ना कहीं ये सब जो पूरे रूम को वेंटिलेट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो भी रूम्स वगैरह है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि जो एयर फ्लो पैटर्न है वो सही से हो सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 18.015 ग्राम प्रति मोल। कितना होता है देख सकते हैं आप, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18.015 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था साइकोमोटर एक्टिविटी बिलोंग टू विच कंपोनेंट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। यानी जो अपन एमएससी भरते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो किसके लिए बिलोंग करती है यानी किससे संबंधित है, तो वो होती है अपीयरेंस से संबंधित। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर अपन साइकोमोटर एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन ए हाउस प्रोवाइड क्रॉस वेंटिलेशन। यानी कौन सा जो फॉलोइंग फीचर्स हैं इनमें से कौन सा फीचर्स है जो कि हाउस के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। तो डोर्स एंड विंडो फेसिंग ईच अदर। यानी अपन देखते हैं कि जो क्रॉस वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। क्रॉस वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका दरवाज़ा है, ठीक है, ये आपका दरवाज़ा हो गया, इसी के जस्ट सामने आपकी एक खिड़की है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉस वेंटिलेशन। एयर इधर से आई और इधर से पास हो गया, तो ये हो गया आपका क्रॉस वेंटिलेशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्लीजर केमिकल इन द ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से केमिकल को अपन प्लीजर केमिकल कहते हैं। प्लीजर यानी अपन हिंदी में देख लो आप अभी, आनंददायक रसायन। ठीक है, यानी जो आनंद दे, जो खुशी दे, वो कौन सा केमिकल होता है या फिर उसको क्या नाम होता है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो होता है दोस्तों डोपामिन। तो डोपामिन जो होता है दोस्तों प्लीजर केमिकल भी कहते हैं इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू प्रमोट इंटरनेशनल comparability in the collection, processing, classification and presentation of mortality statistics। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जो है टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बचे हुए जो बाकी के जो शेष क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर भी कर देना है फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को ऑल पर ज़रूर दबा लेना। ठीक है, और भी मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज के इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बताए गए वो आपको समझ में आए होंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आने वाली अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन कॉल पर जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।